नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोर्ट्समैन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिसकी बहुत लोगों की तरफ से, बहुत एडवोकेट्स की तरफ से डिमांड आ रही है और जो मैं कहूँ कि क्रिमिनल लॉ के इंसाइक्लोपीडिया भी हैं। अपने आप में एक ऐसी मैं कहूँ टैलेंटेड शख्सियत है जिसको आप लगभग जो लीगल फेटर्निटी में है सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में तो ख़ास तौर से। मैं ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा और आज मैं उनसे बात करने के लिए उनके द्वारा जो संचालित है कृष्णा रतन स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां वो जो ऐसे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन हैं, उनको वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा इंसान, एक बेहतर सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मैं ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिला रहा हूं और वो नन अदर देन ही इज़ मुकेश कालिया। At present now he is playing with the children and you can see him there. You can see him there. He is there. I will request him to come with me and I will discuss something very important regarding criminal law. So this is Krishna Ratan Sports Academy. You can see the building over there. This is the building. All the children are playing there and this is the court where the children are playing. This is basketball court, and these children are you cannot imagine. They belongs to a very lower strata of the society, very poor families. They even can't think that somebody will come and cooperate them to become a good sports person, good citizen, good मैं कहूँ ह्यूमन बीइंग। तो एक ऐसी शख्सियत मैं आपसे मिला रहा हूँ एंड ही इज़ देयर। Sir, good evening. I am disturbing you. You are playing with the students. Sir, आइए। Sir, this is the Krishna Ratan Sports Academy dedicated to your parents, and really you are doing a good job. Very. I have no words to appreciate your working. You appreciate your whatever you are doing, but you are doing marvelous things, and I can say with the conviction that no other advocate is doing like this in this sports field. So you are welcome in our channel, and I request you to please give some tips regarding your talent in I can say advocacy, being a criminal lawyer. आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं। आपकी मेरी पहले बात हुई थी, आपकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, बहुत क्वेरीज़ हैं, और वो क्वेरी में सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि आपके बारे में एक मशहूर कहावत हो गई है कि जो मर्डरर हैं वो कहते हैं अगर आपने मर्डर किया है या हो गया है या आपको इम्प्लिकेट कर दिया गया है तो गो टू मिस्टर मुकेश कालिया एंड यू विल बी आउट, आपका एक्विटल हो जाएगा। तो ऐसी एक धारणा बन गई है और ये धारणा कोई गलत नहीं बनी है। मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई भी है। तो सर, बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, बीइंग ए स्पेशलिस्ट ऑफ मर्डर ट्रायल्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रायल इन मर्डर केसेस, what are the tips for a common criminal lawyer to adopt or to take the tips or to take the precaution to cross-examine the witness? This is the very important issue in front of every criminal lawyer, sir. Sir. पंडित जी, पहले तो आपको शुभ संध्या। थैंक यू। गुड इवनिंग। आपको दूसरी बात, आप आए, आपका स्वागत। मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया आपके इस मैं कहूँ अप्रिशिएबल टाइम में। मैंने कोई आपको बात नहीं, डिस्टर्ब कर दिया, वैल्यूएबल टाइम था आपका। कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि एडवोकेट मुकेश कालिया तो अभी लॉन्ग लीव पर हैं। अभी तो यहाँ खिलाड़ी मुकेश कालिया है, कोच मुकेश कालिया हैं जी। तो लेकिन आप आए, आपका स्वागत। तो मैं इस बात को अब टालना नहीं चाहूँगा। बहुत सारी बातें आपने कही क्लाइंट्स के बारे में। ये मेरी जानकारी में नहीं कि क्लाइंट मेरे बारे में क्या अवधारणा रखते हैं, लेकिन एडवोकेट्स भी रखते हैं। आपके जो अपोजिट एडवोकेट होता है और आप जिस तरफ से खड़े हों तो
उसकी जैसे बाली को देख के आधी पावर खत्म हो जाती है सामने वाले की, ऐसे महसूस होता है। आज तक मेरे खिलाफ कोई एडवोकेट आया नहीं, हो सकता है जो नहीं, जो अपोजिट जो पार्टी के जो एडवोकेट हैं, अपोजिट पार्टी के प्रोसिक्यूशन के हाँ, एडवोकेट हैं, हाँ। वो उनकी आधी पावर तो आप वैसे खींच लेते हैं। ये तो आपका आपके अपने टैलेंट से। ये आपका बड़प्पन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी क्वारीज पूछिए, मैं अपनी जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बात मैं कहूँगा या कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे लिए ही है। तो मैं अपने आप को इतना हाई रेट नहीं करता कि कोई इस वीडियो को फॉलो करे या वो इस बात को समझे, लेकिन जो मेरे वकालत में अनुभव है मैं वो शेयर करूँगा। तो इसको ऐसा ना समझा जाए कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ। ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। हाँ, ये मैं अगर आप जैसे मैंने देखा है पंडित जी की वीडियोस जो है वो पब्लिकली शेयर होती हैं हमारे कोलिग्स के बीच में भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी, तो इसको ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसको फॉलो करना या ना करना ये आपकी अपनी समझ के ऊपर रहेगा। ठीक है पंडित जी, आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ। विटनेस खड़ा है विटनेस बॉक्स में जी, और आपने उसका चीफ भी होते हुए देखना है, उस वक्त आप क्या करना है, और उसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन है तो क्या क्या ऐसी टिप्स हैं जो एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन जिससे हो सकता है। अब मैं चलिए सिनेरियो में ले चलता हूं। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, शायद इसमें मुझे कभी डाउट नहीं रहा लाइफ में, और मेरे जितने भी एसोसिएट रहे हैं ये सबसे पहली बात मैंने उनको यही बताई है। मैं यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में आपके साथ खड़ा और आप मेरे पास आए और आपने कुछ प्रश्न पूछे या पूछने जा रहे हैं मेरे से, तो सबसे पहले अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है, चाहे ऑफेंस हीनियस हो या ना हो, तो सबसे पहले मूल मंत्र क्या है ये मेरी समझ में, अगर विटनेस खड़ा है या विटनेस गवाही देने के लिए तैयार है, उससे पहले आपको उस ब्रीफ से बहुत थॉरो होना है। विटनेस खड़ा है, आप तैयार नहीं हैं, आप नहीं कीजिए उसको, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर दीजिए, कोर्ट को बता दीजिए, और हमारी कोर्ट समझती हैं इस बात को कि अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और ऑन अ गिवन डे आप तैयार नहीं हैं, तो आपको इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसमें सर ये होता है कि कोर्ट ये कहती है कि ठीक है कालिया साहब आप तैयार नहीं हैं तो लेट अस चीफ करवा देते हैं आज। देखिए, चीफ जहाँ तक है वो प्रेरोगेटिव प्रोसिक्यूशन का होता है, उसमें डिफेंस की इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड होती है जी। और जो अच्छे जजेस और अच्छे प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उस पर लीड नहीं करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हमारे सेशन जजेस हैं या और भी जजेस हैं, अगर वो अपने सुपरविज़न में कोई भी एग्जामिनेशन इन चीफ कराते हैं तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो उसको ध्यान में रख के कराते हैं। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्या कोई ऐसी चीज़ जो परमिसिबल नहीं है, जैसे अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में प्रोसिक्यूटर लीड नहीं कर सकता है, आप अगर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो एक लैंडमार्क मैं कहूँगा वर्के जोसेफ, अब क्योंकि अब साइटेशन तो आप नाम से ले पाएंगे, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एलोबरेटली डिस्कस किया है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, एग्जामिनेशन इन चीफ और व्हाट क्वेश्चंस कैन बी पुट टू द विटनेस लाइक बाय द प्रोसिक्यूटर इन एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि लीड भी प्रोसिक्यूटर जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं उस पर कर सकता है, लेकिन जो मटेरियल क्वेश्चंस हैं वो प्रोसिक्यूटर इज़ नॉट परमिटेड टू लीड द विटनेस ऑन दोस पॉइंट्स। तो इफ़ यू आर थोड़ा सा और थोड़ा बताएं जो आपने बताया ये और दूसरे क्वेश्चन। आपका क्या नाम है ये बताइए। राकेश शर्मा जी। तो क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर मैं कोई भी बात आपकी जानकारी में आपसे लेना चाहूँ जो आप अपनी इच्छा से नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर आपसे लीड करके पूछना चाहे कि ये बात सही है कि आप वहाँ उस दिन घटना के समय थे, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश इन फॉर्म ऑफ नहीं अलाउ करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम प्रोसिक्यूटर्स करते हैं कि आप बताइए 23 तारीख को आप कहाँ थे, ये जब हुआ तब ये क्या देखिए हुआ? वो 23 तारीख
के बारे कोई में भी एक तारीख हो, एक वो incident जो डेट के बारे में जो समझदार प्रोसिक्यूटर होते हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे प्रोसिक्यूटर्स हैं और उनको ये बात की समझ है कि कभी ऐसा हो जाता है जब प्रोसिक्यूटर बहुत श्योर होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम अगर एज पर प्रोसीजर चलेंगे तो इट में कॉज डिले, तो इम्प्लाइड होता है दोनों तरफ से कि हाँ इतना तो गवाह बोलेगा ही, तो वो उसको परमिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली अगर आप एज़ पर लॉ चलेंगे तो हमारे प्रोसिक्यूटर भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप एक बार ही ऑब्जेक्शन करेंगे तो फिर वो वही उसी हिसाब से विटनेस को एग्जामिन करेंगे जैसा जो प्रोविजंस में प्रोवाइडेड है। नहीं सर, कई बार मैंने भी देखा है, बीइंग ए लॉयर, मैंने देखा है कि वो फाइल लेके खड़े होते हैं प्रोसिक्यूशन वाले, जो भी पीपी साहब होते हैं, और वो उठा के वो एक तरह से मैं कहूँ कि डिक्टेशन देना शुरू कर देते हैं स्टेनो को, और जो विटनेस है वो चुप रहता है। अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं, डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्शन करता है कि साहब ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, बोले ये तो इसमें सब मेट्रियन रिकॉर्ड है, इसमें कुछ बोलने वाली चीज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर का काम है उसको अपना काम करना है, कोर्ट को असिस्ट करना है कायदे से। ही शुड नॉट बी एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर। और अगर डिफेंस एतराज़ करता है तो फिर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो देखें वो इंट्रोडक्टरी टाइप के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। आपकी समझ में, कोर्ट की समझ में और प्रोसिक्यूटर की समझ में कभी थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल क्वेश्चंस हैं वो जज भी अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरा अभी होता ही है सर, मैं बीच में कर रहा हूँ कि जजेस जो हमारे यहाँ जो खास तौर से सेशन कोर्ट्स में जो हो रहा है या मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जो हो रहा है, वो इतना वर्कलोड होता है कि एक तरफ विटनेस चल रही होती है, दूसरी तरफ बेल चल रही होती है, तीसरी तरफ जो है वो दूसरे और काम भी कर रहे होते हैं, और क्या प्रोसिक्यूशन वाले जो पीपी हैं वो लिखवा रहे हैं वो जज को कोई ध्यान नहीं होता, अनटिल अनलेस डिफेंस लॉयर कोई हाईली ऑब्जेक्ट ना करे और उनको उस तरफ ध्यान ना लगाए तो वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है इसको तो हमें ऐसे डिक्टेट करा ही देंगे, इसमें आपको क्यों ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ये ठीक है? एक केस जिसमें एक एक्यूज कस्टडी में है और कोर्ट की भी ऐसी इंटेंशन होती है कि लंबी लंबी डेटें ना दें, और वर्कलोड इतना ज़्यादा कुछ कोर्ट्स पर है, मैं ये नहीं कह रहा सबके ऊपर है, काफ़ी कोर्ट्स ऐसी हैं जिन पे वर्कलोड ऐसा है कि उनको पैरेलली या साइमल्टेनियसली 2 या 3 प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती हैं। और जब कोर्ट कोई बेल एप्लीकेशन सुन रही है, दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल हैं, तो कोर्ट ऐसा मानती है कि दोनों ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, दोनों इस बात पे सक्षम हैं कि वो स्टेट का और एक्यूज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। वो एक गुड फेथ में दोनों जो स्टेट को और जो डिफेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको इन बात की जानकारी होती है, और कोर्ट भी ऐसा समझती है कि ये कोई भी गलत बात होने नहीं देंगे। जहाँ तक प्रोसिक्यूटर का जल्दी चलाना, वो मेरे समझ से परे है, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने कोशिश की भी हो और अगर डिफेंस उसको ऑब्जेक्शन करते हैं तो मेरे ख्याल कोई प्रोसिक्यूटर ऐसा नहीं है। क्या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद, जैसा आपने बताया 2 तरह के क्वेश्चन हैं, मटेरियल क्वेश्चन और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पीपी ने किए, उसने जवाब दे दिया, उसके बाद जैसे ही बात आती है इंसिडेंट पर, तो वहाँ से क्या पीपी को खामोश हो जाना चाहिए, जो वो बोले उसको ही बोलना चाहिए, पीपी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, एक जो डिपोजिशन है, अगर आप एक्सपेक्ट करें, 2 तरह के विटनेस हैं, एक ऑफिशियल विटनेस हैं और एक पब्लिक विटनेस हैं जिनको कोर्ट के प्रोसीजर का पता नहीं है। असिस्टेंस गवाह को चाहिए होती है। गवाह नैरेटिव फॉर्म में कभी भी वर्बिटम सारी चीज़ें नहीं कह सकता। प्रोसिक्यूटर को इन फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, जैसे आपको इस केस के बारे में क्या मालूम है, तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या आप वो लोग हैं या नहीं हैं पहचान सकते हो, जो इसमें थोड़ी बहुत जहाँ लीड आती है उतना तो परमिसेबल होता है, लेकिन अगर वो सारे शब्द गवाह के मुंह में रख दे तो वो परमिसेबल नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता, चीफ हो रहा हो उस वक्त विटनेस को फाइल दिखाना या फाइल पढ़वाना ठीक है? देखिए, जहाँ तक फाइल पढ़ने की बात है, अगर विटनेस फाइल पढ़ना चाहता है तो विटनेस फाइल पढ़ सकता है। इन द विटनेस बॉक्स, मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ। अगर विटनेस फाइल पढ़ना चाहता है तो बिना कोर्ट की परमिशन के विटनेस फाइल नहीं पढ़ सकता है।
तो वहाँ भी प्रोसीजर है, विटनेस अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर सकता है, उसको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मेरे को समय चाहिए, मुझे अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करनी है, तो कोर्ट उसको परमिट कर सकती है। कैन बी पॉसिबल परमिसिबल ओनली बिफोर कमिंग इन द विटनेस बॉक्स और इन द विटनेस बॉक्स स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग द विटनेस चीफ, और वो उस वक्त कहता लाइए मैं फाइल से देख देख कर बताऊंगा। नॉर्मली हमारे जजेस ऐसे अलाउ नहीं करते हैं कि आप इन बिटवीन चीफ में आप रोक दें। हाँ, जब रिक्वेस्ट आती है तो कोर्ट एडजर्न कर सकता है कि विटनेस अपनी मेमोरी देखिए। आउट ऑफ द विटनेस बॉक्स देखिए, जो पुलिस डायरीज भी बनती हैं उसका पर्पस भी यही होता है कि विटनेस अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करे। मैंने सुबह क्या खाया, कल क्या खाया, परसों क्या खाया, तो ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेशंस होती हैं। तो वो लिमिटेशंस में आदमी के लिए ये मानना कि वो सारी चीज़ें बहुत मेटिकुलसली बताएगा कोर्ट को, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये परमिसिबल है कि वो जो रिकॉर्ड उसने मेंटेन किए हैं उससे अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करे। तो मोस्ट ऑफ द डिपोजिशन जो कोर्ट में आते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ़्रेशिंग मेमोरी फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। तो ये परमिसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ चल रहा है और वो अपनी एट विल प्रोसिक्यूटर उसको कागज़ दिखा रहा है और वो पढ़ के और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको डिक्टेट कर रहा है, ये चीज़ें परमिसिबल हैं। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एनडीपीएस का केस है, चीफ हो रहा है और उसको बताना है कि रिकवरी कितने सब्सटेंस की जो रिकवरी हुई थी उसका वेट क्या था। वो कहता है मुझे मैं देख के बताऊंगा, फाइल में इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो क्या ये परमिसिबल है कि उस वक्त वो फाइल देखे वो कोर्ट से परमिशन मांगकर और कोर्ट इस बात को रिकॉर्ड करके उसको परमिट कर सकती है कि विटनेस को याद नहीं है, और उसके बाद ये आपके डिफेंस को लेकर ये सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन होगा कि उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए वो जो पर्टिकुलर बात जहाँ से उसने मेमोरी रिफ़्रेश की है वो उसको कितनी वेटेज देनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चीफ एग्जामिनेशन डिफेंस लॉयर का क्या फंक्शन होना चाहिए? जस्ट टू स्टैंड म्यूटली? नहीं, देखिए इन चीफ में तो डिफेंस को म्यूट मोड पे ही होना चाहिए अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर द प्रोसीजर। अगर उसमें कोई डाइवर्शन है, कोई वायलेशन है, लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि गवाह को दिखाया जा रहा है, तो वो हमेशा इंटरप्ट क्या करना चाहिए, कोर्ट को अपना ऑब्जेक्शन उनको रजिस्टर कराना चाहिए। वो भी कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उनके ऑब्जेक्शन को मानती है कि नहीं मानती है तो वो रिकॉर्ड पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सर, मैं मौका मिला मुझे अदर देन दिल्ली अदर स्टेट्स में जाने का, छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाने का। कुछ कोर्ट्स में जो पीपी साहब हैं वो फाइल लेते हैं और डिक्टेशन शुरू कर देते हैं। बीइंग ए डिफेंस लॉयर मैं कहता हूँ सर इसको बोलने दीजिए, वो कहते हैं सर इसने क्या बोलना है, सारा मटेरियल है। हम जज से शिकायत करते हैं, जो भी मजिस्ट्रेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी है, तो वो कहते हैं जी हमारे यहाँ तो यही प्रोसीजर है, पीपी को अपना काम करने दीजिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो यू गो टू हाई कोर्ट, यू कैन कंप्लेंट। बट इस सिचुएशन में डिफेंस लॉयर क्या करे? मुझे उम्मीद है कि आप J&K नहीं गए थे 370 जब 370 एबॉलिश हुई थी, उससे पहले का किस्सा ना हो, जहाँ तक CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट और जो नए एक्ट से पहले जितने लॉज हैं वो तो सब स्टेट में कॉमनली एप्लीकेबल हैं। तो अगर कोई भी जगह हो, दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर की कोई भी जगह हो, वहाँ पर यही प्रोसीजर चलेगा। तो वो जजों के वहाँ चलता नहीं है, उसमें क्या करे डिफेंस लॉयर? उसके लिए तो बहुत सरल है, जो चीज़ें आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में दे दें कि मैंने ये ऑब्जेक्शन किया था, इट शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। ओके, उसमें तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो अगर उस स्टेज पर वो कोर्ट या जो भी वहाँ का प्रोसीजर है, अगर वहाँ एप्रिसिएशन नहीं होगा तो उससे हायर लेवल पर होगा। लॉ तो सेम ही रहेगा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई और स्टेट हो। तो अगर जज किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप वहाँ कोई नारेबाजी तो नहीं कर सकते हैं। तो एज़ पर लॉ आप एप्लीकेशन डालें, प्रोटेस्ट डालें, और आप अपना प्रोटेस्ट इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दें, एंड यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट द कोर्ट टू डिसाइड योर ऑब्जेक्शन इन राइटिंग। पहली तो कोशिश यही रहे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि आपका ओरल ऑब्जेक्शन ही रजिस्टर हो जाए, लेकिन अगर कोर्ट एडमेंट है, नहीं मान रही हैं, तो एज ए डिफेंस काउंसिल जो आपके पास रेमेडीज़ हैं, आप वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
And court is duty bound to take your application on record. आप देखिए कोर्ट कभी प्रोसिक्यूशन की नहीं होती है, कोर्ट कभी एक्यूज़ की नहीं होती है। कुछ हालात में हो सकता है, बहुत कम जो मेरे संज्ञान में ऐसी बातें कम आई हैं। अगर आप एक जायज़ बात रखेंगे तो कोर्ट क्यों नहीं मानेगी? कोर्ट का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, कोर्ट तो जस्टिस के लिए ही होती है। नहीं, ये सुनने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोर्ट के सामने अगर मुकेश कालिया खड़े हों तो शायद व्यू दूसरा होता होगा या एटीट्यूड दूसरा होता होगा। अदरवाइज ऐसा महसूस होता है आम लॉयर को, छोटे लॉयर्स को, खासतौर से मेरे जैसे लॉयर्स को, कि कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्टिंग रहता है और एक्यूज़ की तरफ से थोड़ा उनका बिहेवियर भी और उनका डिफेंस लॉयर के प्रति जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो नहीं होना चाहिए एज पर लॉ, एज पर द सिस्टम नहीं होना चाहिए। बट एज प्रैक्टिकल की बात मैं करूं तो रहता है। इज इट ऐसा आपने फील किया कभी? मैंने शुरुआती दौर में किया होगा। मैं पहली बात तो कोई भी वकील छोटा या बड़ा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप डिफाइन भी करना चाहें छोटे और बड़े को, तो उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा कोई भी एसोसिएट जिसको 5 दिन हुए हैं वकालत में आए हुए हैं, अगर उसने इफ़ इज़ थॉरो विद द फाइल, वो बड़ा वकील है। और अगर मैं बिना पढ़े गया हूँ तो मैं छोटा वकील हूँ। तो चेहरे से ना वकील कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप में कंसिस्टेंसी होती है, आप ढंग से काम करते हैं, तो कोर्ट ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। वो देखते हैं कि ये वकील या एडवोकेट जो है ये अदालत का समय ख़राब नहीं करेगा। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि कोर्ट हमेशा प्रोसिक्यूटर की तरफ उनका झुकाव होता है, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है जो सही बात होती है उसकी तरफ झुकाव होता है। चलिए, तो और कोई ऐसी प्रिकॉशन या ऐसा कोई आप कहें कि प्रिकॉशन ही कहूँगा जो डिफेंस लॉयर को ड्यूरिंग द चीफ, उसमें कुछ ऐसा और जो डिफेंस लॉयर को करना चाहिए, ऐसी कोई और चीज़? जो डिफेंस लॉयर का प्रेरोगेटिव क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम होता है और उसमें इंटरफेरेंस करने का प्रोसिक्यूटर का जितना अधिकार होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा अधिकार जो है वो जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है तब डिफेंस के पास होता है। उसकी एक मोटा फ़र्क ये है कि जब आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो यू आर परमिटेड टू पुट लीडिंग क्वेश्चंस, जो कि प्रोसिक्यूटर के पास ये प्रेरोगेटिव नहीं होता जब तक कि वो कोर्ट से परमिशन ना ले ले लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए, या जब विटनेस प्रोसिक्यूटर उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करके या ये बोलता है इज रिजाइलिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, तो वो लीडिंग क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज डिफेंस का एज होता है वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है और लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। सर, कुछ विटनेसेस ऐसे भी देखे गए हैं कोर्ट में कि वो अपने हाथ पर या किसी एक कागज़ पर या समन के पीछे वो सपोज गाड़ी नंबर है, डेट ऑफ इंसिडेंट है, या जो नाम है कुछ, या कलर है किसी चीज़ का, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें जैसे एग्जामिनेशन में जिसको नकल कहते हैं, फर्रा कहते हैं, उस टाइप से लेके आते हैं। क्या वो परमिसिबल है? क्या इस पे डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्ट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। वो जो ऐसा होता है, आपने भी कभी देखा हो कि हाथ पे लिख के लाया विटनेस, या उसने कहीं और लिख रखा है छोटा सा, वो देख देख कर बोल रहा है? वो हाथ पे लिख के लाना वाली कला तो पुरानी हो गई। जब आप और हम फर्रे चलाया करते थे कहीं लिख कर, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो अब वो फर्रों का भी स्टाइल बदला हुआ है कुछ। मोबाइल तो में आ गया है वो। मोबाइल तो खैर वैसे भी नहीं आपको परमिसिबल है। कभी कभी किसी गवाह के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की भी एक हार्डशिप समझिए। अगर जो ड्यूटी देता है वो 24 घंटे ड्यूटी देता है, आपने मुझे यहाँ पकड़ लिया, तो मेरा दिमाग तो बास्केटबॉल और बच्चों में है, तो लॉ की बातें और कुछ अच्छी बातें शायद जो मैं बता सकता था वो मैं इस समय नहीं बता पा रहा, क्योंकि मेरा मोड स्विच है इस समय। मेरा बच्चों की तरह क्रॉस तक आते आते आपको एग्जॉस्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि क्रॉस पे फिर दूसरी सीरीज बन जाए। क्योंकि तो मेन अभी विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ जो विटनेस है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आ रहा हूँ। तो वो जो विटनेस है, अगर वो ऑफिशियल विटनेस है, तो आप देखें प्रैक्टिकली आज एक विटनेस है और 10 साल बाद उसकी एविडेंस आ रही है, और आप उससे ये सोचें कि वो गाड़ी का नंबर बता दें, तो अगर मैं एतराज़ करूंगा और मैं अपने आप को देखूंगा तो मेरे पास 2 साल पहले गाड़ी क्या थी और उसका नंबर क्या था, तो शायद मैं भी नहीं रख पाऊंगा। तो क्या वो मटेरियल चीज़ें हैं, वो जो हाथ पर लिख कर लाया है, उस गवाह का ये आचरण कि वो बिना कोर्ट की परमिशन के कुछ लिख कर लाया है, ये उसके खिलाफ पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन वो हाथ पर क्या लिख कर लाया है, वो केस पे कितना इफ़ेक्ट डालेगा,
ये मतलब सब्जेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन है, आप उसकी टेस्टिमनी इस बात पर डिस्कार्ड नहीं कर कैन सकते। बी ऑब्जेक्टेड बाय द डिफेंस लॉयर। कैन भी नहीं, उसको तो ऑब्जेक्ट करना ही है आपको। ओके। हाँ ये तो ऑब्जेक्शनेबल बात ही है। और अगर गवाह तैयार नहीं है तो आप गवाह से कोर्ट को ये कह सकते हैं कि गवाह तैयार नहीं है, अगर इनको और समय चाहिए तो और दे दें, लेकिन किसी भी तरह का चीटिंग में ये फर्रा नहीं चलेगा। वो अगर आप एग्जामिनर है तो आपको चलने नहीं देना चाहिए उसको। ओके सर, इससे पहले मैं क्रॉस की तरफ चलूं, उसी विटनेस को दो तरीके से डिफाइन करती है, कोर्ट भी करती है, प्रोसिक्यूशन तो करता ही करता है, और आम वकीलों की भाषा में भी बोला जाता है कि ये तो मटेरियल विटनेस है, ये एक फॉर्मल विटनेस है। तो ये जो फॉर्मल विटनेस है, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे तो कोई विटनेस फॉर्मल नहीं लगता। इसके बारे में आपका क्या कहें, ये फॉर्मल विटनेस की क्या बीमारी है? देखिए, जो क्लासिफिकेशन है किसी विटनेस की टेस्टिमनी किसी केस में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये डिपेंड करता है उसकी गवाही छोटी बड़ी से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोर्ट के नज़रिए से अगर वो एक फॉर्मल विटनेस है, लेकिन आपके नज़रिए से आप उससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ निकलवा सकते हैं, तो वो किसी भी एंगल से वो फॉर्मल विटनेस नहीं होगा। फॉर्मल मतलब उसको कराना एक कोर्ट की मजबूरी है, क्योंकि वो चेन को बांध रहा है। जैसे ड्यूटी ऑफिसर है तो उसने एफआईआर रजिस्टर की है, तो अगर आपका ये डिफेंस नहीं है कि एफआईआर एंटीडेटेड है, या तो वो एक फॉर्मल विटनेस हो गया। वो हालात के हिसाब से एक गवाह फॉर्मल भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें एक विटनेस जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उसको एक फॉर्मल की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं कि और ये उम्मीद करते हैं कि डिफेंस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुट करेगा, वो कभी मटेरियल भी हो जाता है। वो जैसे मालखाना वाला है। मालखाना तो देखो इम्पोर्टेंट विटनेस होता है उन केसेस में जहाँ पर अगर मैं देखूँ, जब 1985 या 86 में एनडीपीएस एक्ट आया था, तो अगले 15 साल जितने भी एनडीपीएस के केसेस बरी हुए, वो मालखाना मुहर्रर की बदौलत ही हुए, और उसी की वजह से एनडीपीएस में बार बार क्लासेस ली गई। तो मालखाना मुहर्रर तो कभी भी फॉर्मल विटनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, जहाँ पर पूरा प्रोसिक्यूशन का केस रिकवरी बेस्ड है, चाहे वो चाकू की हो, चाहे कोई कॉन्ट्राबेंट हो, तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है कि मुहर्रर मालखाना एक कोर्ट अक्सर कहती, मैं सुनता हूँ, वो कहती है जी फॉर्मल है, ये जैसे हुआ नोडल ऑफिसर हुआ, नहीं, जिसमें नोडल ऑफिसर आते हैं, बोले ये तो फॉर्मल है, वो आप तो दो लाइन कराइए। एक गवाह अगर वो मुहर्रर मालखाना है एक गिवन केस में, वो फॉर्मल भी हो सकता है और मटेरियल भी हो सकता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको एनडीपीएस केस का या किसी भी केस का, उसमें वो मटेरियल विटनेस है। एक गिवन केस में अगर सिर्फ एक्यूज़ की पर्सनल सच है और अगर आप उस चीज़ को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, देखिए आपका डिफेंस से वो कोरिलेट कर रही है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो उसी के हिसाब से केस प्रॉपर्टीज़ डिपॉजिट हो रही है, तो वो फॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ डिस्प्यूट कर रहे हो, सपोज़ कोई आपके डिफेंस के हिसाब से वो चीज़ आप उससे कुछ ऐसा निकलवा सकते हो जो आपके केस के लिए बेनिफिशियल है, तो वो मटेरियल विटनेस होगा आपके लिए। तो कोर्ट फॉर्मल इसलिए कह देती है कि वो एक डॉक्यूमेंट को लेकर आता है, उसको प्रूव करता है, क्योंकि बार बार मुहर्रर मालखाना का जिक्र हो रहा है, तो वो और भी काफ़ी चीज़ें साथ साथ बताता है, टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ केस प्रॉपर्टी या पर्सनल सर्च, या उस कॉन्ट्राबेंड को अगर एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। और क्योंकि वैसे तो एसएचओ होता है हु इज़ ओवरऑल इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, लेकिन इफ़ेक्टिव कस्टोडियन मुहर्रर मालखाना होता है, तो वो सैंपल्स कितने देर तक मालखाना में रहे, वो उसकी ड्यूटी है कि उसको सेफ कस्टडी में रखे। अगर वो उस दौरान डिफेंस एस्टेब्लिश कर पाता है कि इस ड्यूरेशन में चांसेस ऑफ टेम्परिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो एक मटेरियल विटनेस हो गया, प्रोसिक्यूशन के लिए भी हमारे लिए भी। विटनेस चीफ के लिए आया है, हाउ यू कैन क्लासीफाई दैट ही इज द इंटरेस्टेड विटनेस, ही इज द प्लांटेड विटनेस, और इज द एक्चुअल विटनेस? हाउ ए क्रिमिनल लॉयर कैन जज ऑन व्हाट बेसिस? देखिए, क्रिमिनल लॉयर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ना ही कोई ऐसा स्केल होता है।
जैसा मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपको बहुत थॉरो होना है आपने फैक्ट्स के साथ, और उसके बाद जो आपको मेन बात, जो मेन गाइडेंस आपकी मिलती है वो आपका क्लाइंट बताता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, और मैं भी समझता हूँ कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट से आप एक्चुअल में बताएं कि उसने किया है कि नहीं किया है, लेकिन कम से कम उस इतना आइडिया हो जाता है क्लाइंट से बात करके कि अगर एक क्लाइंट को 2 बजे का रेस्ट दिखाया हुआ है और क्लाइंट आपको ऐसा बताता है मुझे 1 दिन पहले का बिठाया हुआ है, तो उससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि 1 दिन पहले का गवाह है, ये हो सकता है 1 दिन पहले हो, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं हुई हैं जैसे दिखाई गई हैं। तो वो 1 दिन का गैप, कुछ घंटे का गैप, जगह के बदलाव का गैप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे जैसे आपको अनुभव होता है आप उस स्थिति में आ जाते हो कि वो जो पुलिस की जितनी मैनिपुलेशंस हैं आप कोर्ट की अटेंशन इनवाइट कर सकते हो उस विटनेस को उन क्रूशल पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस एग्जामिन करके। उसको हम इंटरेस्टेड विटनेस दिखा कर, सपोज एक ही पड़ोस के 2 लोगों में झगड़ा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को रोज़ जानते हैं, पहचानते हैं, और वो पूरे घर के नाम लिखवा देते हैं अक्सर ऐसे केसेस में, भले ही 307 का केस हो। तो उसमें किसको इंटरेस्टेड विटनेस कहा जाएगा? वो तो सारे लोगों के नाम लिखवाते हैं घर में, लेडीज़ के भी, जेंट्स के भी, बच्चों के भी। तो ऐसे केसेस में हाउ ए क्रिमिनल लॉयर कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल विटनेस ऑफ द स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट और एक, मैं कहूँ, प्लांटेड या इंटरेस्टेड विटनेस? देखिए, हमारा काम है विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये पता लगता है कि वो इंटरेस्टेड विटनेस है, जैसे आपने बताया पड़ोस में है, तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो पड़ोसी तो नेचुरल विटनेस होता है किसी भी इंसिडेंट का, तो वो इंटरेस्टेड है या प्लांटेड है वो एक सेकंड इशू है। उसकी प्रेजेंस बीइंग अ नेबर तो नेचुरल है, उसको ये नहीं कह सकते कि बीइंग अ पार्टी, 2 पार्टियों में हुआ और उस एक पार्टी ने वो दूसरी पार्टी के तमाम घर वालों को एक्यूज बना दिया और कहा कि हमने देखा 307 का ही मैं बात करूं। तो आपको इंटरेस्टेड विटनेस में ये पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है आपको इम्प्लिकेट करने का। तो पहले तो आप वो एस्टेब्लिश करेंगे कि अगर एक आदमी ने, एक नॉर्मल आपका नेबर है और वो अगर 3 लोगों के नाम ले रहा है, 4 लोगों के नाम ले रहा है और आपके हिसाब से उन्होंने नहीं किया है, तो उसकी कोई वजह, तो वो वजह क्या है आपको वो पहले वो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सर मैं उसको और क्लियर कर रहा हूँ। सपोज एक्स पड़ोसी है, उसने जो दूसरा पड़ोसी वाई है उसको चाकू मार दिया, राइट? अब वो जो वाई के घर वाले हैं, वो उसके भाई, उसके पिता, उसकी माता, उसके बच्चे या वाइफ, वो सारे विटनेस बन जाते हैं और वो दूसरे घर वालों को सबके नाम लिखवाते। उसने चाकू पकड़ाया, उसने कहा मार इसको, उसने कहा छोड़ना मत इसको, जान से मार दो इसको, कुछ ना कुछ रोल दिखा करके विद कन्वीनियंस ऑफ द आईओ और द, मतलब जो भी है। तो उनमें ऐसी विटनेसेस को किस तरीके से हम टैकल करें विटनेस बॉक्स में? आपने अभी बेहतर एग्जांपल दिया। ये बड़ा स्वाभाविक होता है जिस घर में किसी आदमी के चोट लगती है या दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई विटनेस बहुत नज़दीकी है तो सबसे पहले आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि वो वहाँ था या नहीं था। अगर आप उसकी प्रेजेंस वहाँ डिस्प्यूट करते हैं तो जो इंटरेस्टेड का टैग है वो फिर आपका बोल्ड हो जाएगा, कोर्ट उसको अप्रिशिएट करेगी। तो अगर आप उसकी प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश, क्योंकि नेचुरल है, उस घर में रह रहा है, आपने उसको गवाह बना दिया लेकिन वो कहीं और काम कर रहा है, तो अगर आप डाउट डालना शुरू करेंगे, एक विटनेस को भी क्रैक करते हैं, तो इसका एडवांटेज मिलेगा आपको। लेकिन अगर घर में इंसिडेंट हुआ है और घर वाले भी वहाँ मौजूद हैं, तो सिर्फ इस बात पे कि वो घर वाले हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो बोलेंगे, या 4 आदमियों के एक्स्ट्रा नाम ले दिए उन्होंने, तो ये तो इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा। उनकी प्रेजेंस तो नेचुरल है, आपको बताना पड़ेगा कि वो वहाँ नहीं थे, या अगर वो गलत बोल रहे हैं तो वो क्यों नहीं थे, या जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं, क्योंकि चीज़ें हर एक केस के फैक्ट्स के हिसाब से होती हैं कि वो उस समय कहीं और थे, वो हमें प्रूव करना, हमें तो मैं समझता हूँ सर आज आपसे बहुत आपको डिस्टर्ब कर दिया, और मैं क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज हम एग्जामिनेशन चीफ पर ही अपनी बातचीत रोकते हैं। मैं अपनी बात दोबारा कहना चाहूँगा। जी। ये सब मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं
और मैं नहीं समझता ये खैर आपका बड़प्पन है। कभी आपकी और मेरी जो घनिष्ठता है उसमें मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, बच्चा कैसा भी हो माँ को अमिताभ बच्चन लगता है, तो शायद मेरी छवि आपके हृदय में ऐसी है। नहीं सर, मेरे में नहीं, जितने आपको लोग जानते हैं, जिन्होंने आपका नाम सुना है, उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए जगह है, वो वाकई एक बड़ा स्पेशल प्लेस लगती है। एनीवे, मैं दूसरी बार आपसे भी बात करूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन पे सिर्फ। उन लोगों के बारे में जिनका आपने जिक्र किया, ऐसा जो मेरे बारे में सोचते हैं, अगर ये सच है तो मेरा आभार उन सब के लिए। बाकी अभी तो मेरे ख्याल से हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी को लाभ होगा। नहीं, लेकिन लाभ हो रहा है, आप कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लाभ हो लेकिन- रहा है। लेकिन- और बस मैं आपका थैंक यू इसीलिए करूंगा कि आपने टाइम निकाल दिया, अपना प्रीशियस टाइम, एंड यू आर इन अ मूड ऑफ डिफरेंट मूड। बट एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। के दोस्तों, जी सर, जी सर। तो दोस्तों, ये थे मुकेश कालिया जी। आज मैंने इनसे एग्जामिनेशन चीफ की बातें की, और क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत वास्ट और बहुत ही मैं कहूँ इन डिटेल में बात करने का सब्जेक्ट है, तो मैं दोबारा इनसे कोशिश करूँगा आपकी बातचीत कराऊँ, आपसे रूबरू कराऊँ। और ये मैं फिर दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से ये एकेडमी अपना काम कर रही है। ये एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, और ये जो काम कर रहे हैं ये वाकई अपने आप में एक एग्जाम्पलरी वर्क है। और मैं समझता हूँ कि इनसे बहुत लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक इंसान जो इतना बड़ा क्रिमिनल लॉयर होने के बावजूद अपना बहुत सारा समय अपने इन छोटे बच्चों में और ऐसे बच्चों में जो अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए बिता रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पर, इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह आपको लिए चलूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।